सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट हम कर चुके हैं, इवन हम लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, और अब हम आते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। मैट्रिक्स मैच भी लगभग हो ही चुका है। इस तरीके से अब ये फाइनल कैटेगरी है, फाइनल लेक्चर तो नहीं कहेंगे, इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे और आपका मोनोटोनिसिटी यानी मैक्सिमम एंड मिनिमा कंक्लूड करके अप्रॉक्सीमेटली 2 लेक्चर्स हार्डली, उसके बाद हम शिफ्ट होंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर। ऑफ कोर्स ये कैलकुलस है, इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर चुके हैं, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपके बाकी हैं। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। ऑफ कोर्स ये प्रिपरेशन आपकी स्पेसिफिकली डिज़ाइंड और डेडिकेटेड है IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स को लेकर। आप हमारे इवन नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। अगर हम आज का पहला अपना क्वेश्चन अनफोल्ड करें तो देखिए ज़रा क्या कह रहा है वो। ये सवाल आपसे JEE एडवांस ने 2010 में पूछा है। f dash be a function defined on R is clearly the set of all the real numbers such that f dash x कुछ ऐसा है, such that f dash x कुछ ऐसा है for all x belonging to the real numbers। एक g फंक्शन है, r पर ही डिफाइंड है, ऑफ द वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to infinity, इस तरीके से कि fx आपका ln of g of x है for all x belonging to the real numbers, then the number of points in R at which g has local maximum, मतलब g के कितने लोकल मैक्सिमा होंगे ये जानना है। तो सर पहले तो क्या कहानी चल रही है वो समझते हैं। देखो, जब आपसे कोई कहता है कि fx जो है, अच्छा इसे देखकर घबराना मत, ये जो लिखा है ये नेचुरल लॉग है, लॉग बेस e पर है ना, तो उसे नेचुरल लॉग को आप ln लिखते हो, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ, है ना, g ऑफ x एट बेस e। आप समझ पा रहे हो क्या? इसी को आप ln लिखते हो, जब आप बेस e डिनोट नहीं करना चाहते हो तो आप उसे e से रिप्लेस कर, मतलब ln लिख देते हो। आई होप यू ऑल नो दैट e व्हेन रेज्ड टू दिस पावर रिजल्ट्स इनटू दिस। तो शैल आई से अगर मुझे g ऑफ x डिफाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगा सर, g ऑफ x हमारा होगा e टू द पावर f ऑफ x। क्या पहले ये पॉइंट समझ आया? एवरीवन विद मी, e टू द पावर f ऑफ x इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ g ऑफ x, एंड इफ आई हैव दैट, इफ आई हैव g ऑफ x, मुझे g ऑफ x की वैल्यू मिनिमा मैक्सिमा जो भी फिगर आउट करनी है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लग रहा है, क्या चाहिए सर? अगर आपके पास gx है तो e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव यानी g डैश x आपको चाहिए, क्योंकि इसी से आप लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारी चीज़ें निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट वगैरह सब कुछ। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा सर? ये होगा e टू द पावर f ऑफ x इंटू f डैश x। आप सुन रहे हो क्या? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ g डैश x कहाँ कहाँ जीरो होगा। आपको नजर आ रही है ये बात कि सर e की पावर x कहीं, e की पावर f ऑफ x तो कभी भी जीरो नहीं होता है ना, e की पावर x तो कभी भी जीरो नहीं होता है। e की कोई भी पावर वो हमेशा जीरो है, जीरो से बड़ी होती, सॉरी, e की कोई भी पावर वो हमेशा जीरो से बड़ी ही होती, तो ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव है। आप सुन रहे हो? तो सारा खेल कौन करके देगा? f डैश x। तो g डैश x का जो मिनिमा मैक्सिमा है उसका लेना देना सीधे सीधे f डैश x से है। आप समझ पा रहे हो? तो मैं पूरा एक्सप्रेशन ना लिखते हुए f डैश x के बारे में जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। अब f ऑफ x जो है उसी से f डैश x तक पहुँचते हैं, और सच कहूँ तो देखो कितनी खूबसूरत बात उसने कही है, उसने f ऑफ x नहीं, आपको f डैश x ही दिया है, उसने आपको f डैश x ही दिया है। और अगर मैं अब आपसे नंबर स्केल पर f डैश x का नेचर पूछने को कहूँ तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? f डैश x का नेचर कैसा रहा होगा सर? अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, है ना, अगर आप ढूंढना चाह रहे हो g डैश x कब कब जीरो होगा, तो वो तब जीरो होगा जब जब f डैश x जीरो होगा। f डैश x कहाँ कहाँ जीरो होगा सर? अगर शुरू करें हम निकालना, है ना, तो 2009, 2010, 2011, 2012, और उसमें भी 2 जगह तो मेरा जीवन सॉर्टेड है, अगर आप मेरी बात समझ पाए तो, है ना। तो एक वैल्यू तो क्या रही होगी 2009, फिर आपका आएगा 2010, फिर आपका आएगा 2011, और एक और वैल्यू क्या आएगी 2012, है ना। इसके आगे आप बढ़ते चले जाएंगे और इसके पहले भी आप इधर आते चले जाएंगे। आप मेरी हेल्प करें ये जानने में कि एग्जैक्टली बिहेवियर क्या रहा होगा। अब सोचो सर, एक्चुअली 2012 पर वैल्यू इम्पैक्ट नहीं होगी। क्यों? समझना बात को। 2012 के पहले या बाद में वो एक जैसा ही नेचर दिखाएगा, क्योंकि 2012 पर जो पावर है वो एक इवन पावर है। याद आई वेवी कर्व मेथड? आपको यकीन नहीं होता तो आप 2012 से बड़ी कोई वैल्यू ट्राई करिए, सब पॉजिटिव हैं, ये तो पॉजिटिव रहेगा। इवन 2012 और 2011 के बीच की कोई वैल्यू ट्राई करिए, आई रिपीट 2012 और 2011 के बीच की वैल्यू ट्राई करिए। देखना अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो ऐसे सोचो, 2011 और 2012 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले ली जाए, जैसे कि मैंने क्या लिया
पॉइंट में लेना पड़ेगा क्योंकि 2011 के जस्ट नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज 2012 है ना, तो 2011.5 अगर मैंने मान लिया तो सोच के देखना, ये ऑल्दो अंदर नेगेटिव होगा पर इसकी पार ये पॉजिटिव बना देगी। अब जो 2011.5 है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो शलाई से ये एक्सप्रेशन यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स 2011 पर जो पावर है वो ऑड है, अगर वो पावर ऑड है तो यहाँ पर क्या मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ऐसे सोच लो 2000 के 11 से जस्ट छोटा वैल्यू 2010.5 चलेगा क्या, ये तो पॉजिटिव है, इससे देखने की भी जरूरत नहीं है। 2010.5 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो शलाई से नेगेटिव। आई होप आप समझ पा रहे हो, ऐसा सीधा सीधा दिख रहा है। 2010 पर सर पावर इवन है, तो 2010 पर अगर पावर इवन है तो यहाँ भी वही साइन होगा जो इधर था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देख लो 2010 से छोटी वैल्यू शलाई से 2009.5, 2009.5 पर पॉजिटिव, सुन रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये ऑड पावर के कारण नेगेटिव। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। अगली ज़रूरी बात, 2009 से और छोटा देखा तो सीधी सी बात है, इससे और इससे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2009 से छोटे होने पर नेगेटिव नेगेटिव यानी ओवरऑल पॉजिटिव, तो इसका नेचर कुछ ऐसा रहेगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। आप सुन रहे हो क्या? मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूँ, ये किसका एक्सप्रेशन है सर? ये आपका जी डैश एक्स ही है, क्योंकि एफ डैश एक्स को देख लिया तो जी डैश एक्स को भी देख लिया। अब अगर मैं जी एक्स को लेकर प्रेडिक्शन दूँ तो जी एक्स कैसा है सर? 2009 से पहले इंक्रीजिंग, 2009 के बाद डिक्रीजिंग, 2011 तक डिक्रीजिंग, 2011 के बाद फिर इंक्रीजिंग। आप सुन रहे हो क्या? और अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे ये बता दो सारे रियल नंबर्स में ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे जहां पर जी अपना एक लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लेगा। खैर हमसे सिर्फ लोकल मैक्सिमा ही पूछा है, तो मेरा कहना है सर एक ही पॉइंट है जहां पर लोकल मैक्सिमा आएगा। आप सुन रहे हो ना? और एक ही पॉइंट है अगर लोकल मिनिमा भी पूछता, इवन एक्सट्रीमा पूछता ना, तो मैं 2 ही पॉइंट्स पर कहानी देकर खत्म कर देता। क्या ओवरऑल प्रिडिक्शन समझ आया कि क्वेश्चन यही था, बस उसने घुमाकर पूछा, घुमाकर आपसे थोड़ा सा वो लॉग पर आपकी नॉलेज चेक करा था, जो बहुत बेसिक सी नॉलेज है, मुश्किल बात नहीं है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस? एनी कन्फ्यूजन सो फार? यहाँ तक अगर क्लियर है तो क्या अगले क्वेश्चन पर मूव करें? JEE एडवांस ने 2012 में आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो f है वो r से r में ही डिफाइंड है, I लिख गया होगा है ना, तो वो r से r में ही डिफाइंड है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, r से r ही लिखा हुआ है। बी डिफाइंड सच दैट f ऑफ x जो है वो कुछ ऐसा है, मॉड x प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये मॉड ही है ना, थोड़े से टाइपो हो जाते हैं, अवॉइड देम। द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f अटेन्स, है ना, यहाँ स्पेस है तो काफ़ी ज़्यादा टाइपो है जनाब, f अटेन्स ईदर अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो देखो भाई r से r में डिफाइंड है, आप सारे रियल नंबर्स रख सकते हो। अब वो ये पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f या तो एक लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा अटेन करता है। तो टेक्निकली आपको इसका नेचर बताना है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है ओवरऑल सारे रियल नंबर्स के बीच में, यानी इसके टोटल एक्सट्रीमा कितने होंगे, आपको ये फाइनली प्रिडिक्ट करना है। नाउ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है सर एफ डैश एक्स तक चले जाओ, आपका मन है तो, पर मेरा कहना है आप एफ ऑफ एक्स को ही थोड़ा डिफाइन करो। कैसे वो सुनना। एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करने का तरीका ये होगा कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को दोबारा लिखूं तो एफ ऑफ एक्स मतलब मॉड में पता है मेरा मन हमेशा ये रहता है कि फंक्शन की डेफिनेशन को लिख लोगे ना तो बात बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू कितना x माइनस 1। आई होप आप समझ पा रहे हो। आपकी मर्जी, लगाना है तो यहीं ओवरऑल एक मॉड लगा रहने दो या फिर इंडिविजुअल भी मॉड लगा दोगे तो चलेगा। मेरा ये कहना है अगर आप जोन्स में डिवाइड कर पा रहे हो तो आपको दिख रहे होंगे जोन्स कैसे चलेंगे। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो थोड़ी सी आपको रीराइट करनी पड़ेगी। जो आपका एफ ऑफ एक्स होगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा। पहली बात, मॉड एक्स क्या कहता है सर? एक जोन तो वो आ जाएगा जब एक्स आपका क्या है, नेगेटिव। आप सुन रहे हो क्या? और ऑफ कोर्स एक जोन आएगा जब एक्स 0 से बड़ा है ना। लेकिन इसमें ना सर एक छोटा सा हेर फेर हो रहा है, यहाँ पर -1 पिक्चर में आ रहा है। तो एक काम करो, 0 से पहले -1 को ले आओ, तो जब एक्स -1 से छोटा है तब, जब एक्स आपका -1 से 0 है तब, जब एक्स आपका 0 से 1 है तब, और जब x आपका 1 से बड़ा है तब। ऐसे 4 जोन्स में तो बांटना पड़ेगा। आप देखो ना, 0 वाला खेल ये खेल रहा है, ये -1 और 1 पिक्चर में ले आ रहा है, तो 0 से पहले -1 आ जा रहा है, तो -1, 0 और 1 ये 3 जोन्स अलग बढ़ गए, एक 1 से बड़ा और एक -1 से पहले। ये इस तरीके से आप ओवरऑल डेफिनेशन डिफाइन करोगे, कोई परेशानी। अगर मैं यहाँ पर अब चीज़ें सोचना शुरू करता हूँ तो एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। सर जब x -1 से छोटा है तो मॉड x क्या हो जाएगा? -x। सुन रहे हैं आप लोग? और यहाँ देखो
x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। आप सिंपल सा प्रिडिक्शन है, ऐसे ही दे सकते हो, आप सोच के देखना। माइनस वन से छोटा होने पर ये पॉजिटिव होगा, माइनस वन से वन के बीच ये नेगेटिव होगा, और वन से बड़े होने पर ये पॉजिटिव होगा। वेवी कर्व मेथड का एप्लीकेशन है, यकीन नहीं होता -2 ट्राई करो। नेगेटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव, तो मुझे इसे एज इट इज ओपन करना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन की तरह ही ओपन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स माइनस वन। अब जब x माइनस वन से जीरो के बीच है तो भी ये नेगेटिव है, तो इसे मैंने क्या लिखा माइनस एक्स। लेकिन अब जब ये माइनस वन से जीरो के बीच में है तो ये नेगेटिवली ओपन होगा, है ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अब नेगेटिव होगा माइनस वन से वन के बीच में। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस वन का नेगेटिव कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी? जब x जीरो से वन के बीच है तो ये हो गया भाई फॉर्चुनेटली पॉजिटिव। लेकिन अभी भी जीरो से वन के बीच में आपका ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो ये कैसे ओपन होगा, ये ओपन होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। आगे बढ़ते हैं, जब x 1 से बड़ा है तो सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एज इट इज ओपन होगा, यानी कितना x प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब सर ये तो क्वाड्रेटिक है, तो मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा काम यही होगा जीवन में, आप क्या निकाल लो, डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, है ना, यही निकाल लूँ, चलेगा क्या? यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आई होप दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर एनी वन एट ऑल, है ना। मैं निकालने जा रहा हूँ एफ डैश एक्स, तो देखो यहीं लिख दूँ, चलेगा ना, मतलब मैं बस थोड़ी सी मेहनत करने से बच रहा हूँ। आई होप ये परेशानी वाली बात नहीं होगी। जैसा एफ एक्स है वैसा ही एफ डैश एक्स इस वाले कॉलम में लिख ले रहा हूँ। आई होप ये सबक नहीं होगा आपके लिए परेशानी का, है ना। तो -1 प्लस 2x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन। तो ये डेरिवेटिव कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2x माइनस वन। कोई परेशानी? यहाँ पर देखो -1 माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2x माइनस वन। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, -2x प्लस वन, तो ये क्या रहा भाई, ये रहा -2x प्लस वन। आई होप यू आर ओके विद दैट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से वही 2x प्लस वन, कोई दिक्कत? तो कितना हो गया 2x प्लस वन। अब मुझे ये जानना है, ये जो आपका एफ डैश एक्स आया है ये कैसे बिहेव कर रहा है। अगर मैं वो पता कर पा रहा हूँ तो मैं बता पाऊंगा कि वो कब डिक्रीजिंग है और कब इंक्रीजिंग है, ताकि ओवरऑल कहानी में प्रेडिक्ट कर पाऊँ। तो देखना ध्यान से, x जब -1 से छोटा है, x जब -1 से छोटा है, तो आप खुद देख पा रहे होंगे -1 से सारी छोटी वैल्यूज़ के लिए ये कैसा रहेगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। तो यहाँ पर इस जोन में अगर मैं देखूँ, इस जोन में, इस वाले जोन में, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा है सर, यहाँ पर एफ डैश एक्स नेगेटिव है। आप सुन रहे हो क्या? अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा। अब सोचो -1 से 0 के बीच की वैल्यूज़ रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत गौर से देखना, अगर ये पॉजिटिव रहा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन वो -2 से मल्टीप्लाई होगी। अब आप बात समझो, जब आप -1 से 0 के बीच की वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आई रिपीट, जब आप -1 से 0 के बीच की वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी, वो वैल्यू होंगी -2 से 0 तक। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन वाला पॉइंट आएगा, सुनना ध्यान से। जब x आपका क्या होगा, -1/2, जब x आपका -1/2 होगा, उस पॉइंट पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर मैं -1 से -1/2 और -1/2 से 0, दो जोन्स में देख रहा हूँ। आई होप आपको क्लिक कर रहा है, कॉमन सेंस पर बेस्ड मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं इसे 0 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। क्या x की वैल्यू 1/2 कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू -1 से छोटी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये f डैश x 0 हो रहा है क्या? सर ये f डैश x 0 हो रहा है जब x कितना है, ध्यान से देखो, -1/2। जब x आपका -1/2 है तो ये 0 हो रहा है, मतलब -1/2 से पहले ये नेगेटिव और -1/2 के बाद ये पॉजिटिव। तो मैं इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। -1/2 से छोटी कोई वैल्यू ट्राई की, जैसे कि मैंने क्या ट्राई कर ली, लेट्स से -0.75 समझाने के लिए, यानी कितनी, -3/4। आप समझना, जब आप यहाँ -3/4 रखते हो, जब यहाँ -3/4 रखते हो तो क्या आ जा रहा है, -3/4, 4 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना भाई, -3/2, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, पॉजिटिव। तो उल्टा मैंने बोल दिया है, -1 से -1/2 तक ये पॉजिटिव है। एक बार और दिखाता हूँ, 1/2, -1/2 से 0 तक देखो, आई रिपीट, -1 से -1/2 तक ये पॉजिटिव है, और -1/2 से 0 में देख लो, आपको और गारंटी मिल जाएगी। -1/2 से 0 की शैलाई से -1/4 होगा, बिल्कुल होगा। -1/4 ट्राई करो, -1/4 अगर ट्राई किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, 1/2, लेकिन -1/4 का नेगेटिव कितना हो जाएगा, -1/2 का नेगेटिव 1/2, तो -1 प्लस 1/2, शैलाई से -1/2। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ डैश एक्स जो है आपका, एफ डैश एक्स जो है वो आपका, वो -1 से 0 के बीच में है ना, क्या रहेगा, पॉजिटिव। आई रिपीट,
आई रिपीट, इस बात को एरो लगाकर ना कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर इसे ऐसे कह लेता हूँ कि यहाँ पर तो ये इस जोन के लिए सही है, लेकिन यहाँ पर इसे और स्पष्ट ही लिखें तो चलेगा क्या? मैं इसे थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। कैसे लिख ले रहा हूँ? पहले तो ये वाला जोन हम देख लेते हैं। तो मुझे मैं लग रहा था कि मैं यहीं बता दूंगा, पर वो ना सिंपल होने के बजाय और कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा ना अलग से ही लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना और जोन्स में बटेगा। पहले देखो ऐसे सोचो, मैं जोन्स बताता हूँ, है ना। हम मेहनत तो कर रहे हैं पर वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही है, समझना बात को। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। 2x - 1 कब जीरो होगा सर? जब x 1/2 होगा, लेकिन x तो -1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ तो सीधा सीधा x को -1 से छोटा ही रखना है। तो पहला पार्ट ये कि अगर मैंने नंबर स्केल पर चीज़ें प्लॉट की हैं, तो पहला जो जोन आ रहा है वो ये कि सर x आपका जो है वो -1 से छोटा है ना। ठीक है, उस केस में क्या हुआ सर? जब x आपका -1 से छोटा है, तो मैंने -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ट्राई की, लेट्स से -2 ट्राई किया, -2 रखा तो -4, -1, -5, तो f' क्या आ रहा है? नेगेटिव, है ना। तो x की वैल्यू जब -1 से छोटी है तो f' क्या है? नेगेटिव। ये सारी बात किस पर हो रही है? f' पर, है ना। नेगेटिव साइन आप इधर नीचे लगा लो ताकि हमें चीज़ें बनाना आसान रहे। अब सुनना, फिर क्या हुआ सर? फिर ये हुआ सर कि अगर अब आप यहाँ देखोगे तो -2x - 1 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आती है -1/2, और -1/2 -1 और 0 के बीच आता है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो होगा आपका कितना? -1/2। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ही होगा, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ही होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो निकाल के देखो, जो हमने निकाला था -3/4 रखकर ये पॉजिटिव आया था, याद आया? तो दूसरी ज़रूरी बात, अब अगला पॉइंट क्या आएगा सर? अगला पॉइंट क्या आएगा कि अगर आपने इसके बाद इस पर शिफ्ट हुए, ऑफ कोर्स इसमें जो एक पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो 0 तक मैं देख लेता हूँ इसे, तो मैंने कहाँ तक देखा इसे? 0 तक देखा। अब -1/2 से 0 के बीच में हमने देखा था वो नेगेटिव हो जा रहा था, और वो चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव का, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसा ही होगा इंटरवल्स में। अब क्या सर? 0 के बाद जब आपने देखा, तो लेट्स से 0 के बाद 1 के बीच में देखा, तो इसे एक बार 0 बनाते हैं। जब -2x + 1 को 0 रखा, तो x कितना आ रहा है? 1/2। क्या 1/2 0 से 1 के बीच है? तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ले आऊँगा, कौन सा? 0 के बाद 1/2। अब 0 से 1/2 के बीच ये पॉजिटिव ही होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, 0 से 1/2 के बीच में यहाँ पर देखना है, जैसे ट्राई की वैल्यू 1/4, तो 1/4 रखते ही ये -1/2, सुन रहे हैं आप लोग? 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2। आप सुन रहे हैं क्या? अब अगला जोन क्या आ जाएगा सर? अगला जोन आ जाएगा 1/2 से 1। अगला जोन जो होगा 1/2 से 1 नेगेटिव ही होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्सट्रीमा ऑल्टरनेट ही चलते हैं। तो इस तरीके से देखा तो 1/2 से 1 के बीच आप देख लीजिए, नोटिस करिएगा 1/2 से 1 के बीच शेलाई से सर अच्छी वैल्यू होगी 3/4। 3/4 ट्राई किया तो कितना? 3/2, बट विद अ नेगेटिव साइन। 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आधा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। आप समझ पाए क्या? जब x 1 से बड़ा होगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, 2x + 1 आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 से बड़े होने पर ये पॉजिटिव होगा, और वहाँ पर कोई आपको और रूट नहीं मिल रहा है। तो क्लियर सी बात है, ये पहले कैसा था? डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। आप सुन रहे हो मेरी बात? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैं फिर से बताता हूँ, ये पहले कैसा था? डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, और फिर डिक्रीजिंग, और फिर इंक्रीजिंग। आप समझ पाए क्या? मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये 5 जगह इसने अपना नेचर चेंज किया। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 और 5। समझ पा रहे हो ना कैसे? क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस को इन जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मैं ग्राफ भी नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि पहले डिक्रीजिंग था, तो -∞ से -1 तक डिक्रीजिंग था, लेकिन -1 के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो ये ऑफकोर्स आप क्या कह रहेगा? लोकल मिनिमा। ये इंक्रीज हुआ -1/2 तक, लेकिन इसके बाद ये डिक्रीज हुआ, तो ये एक आपका लोकल मैक्सिमा रहेगा। ये डिक्रीज होता रहा, लेकिन 0 पर ये फिर उठना शुरू हुआ, तो फिर ये आपका 0 पर लोकल मिनिमा और 1/2 पर लोकल मैक्सिमा, फिर डिक्रीज हुआ तो 1 पर आपका लोकल मिनिमा। तो जो टोटल 4 एक्सट्रीमा मिले, 1, 2, सॉरी 4 नहीं 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने एक्सट्रीमा? 5 एक्सट्रीमा, यानी 5 में से ऑफकोर्स 3 लोकल मिनिमम और 2 लोकल मैक्सिमम, तो टोटल एक्सट्रीमा कितने आ रहे हैं सर? इसमें टोटल एक्सट्रीमा आ रहे हैं 5। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या मार्क करेंगे? 5, क्योंकि टोटल मिनिमम, लोकल मिनिमम और टोटल उसने लोकल मैक्सिमम हमसे पूछे, तो दैट इज क्लियरली 5। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस? अब तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, क्या आप चीज़ें सोच पा रहे हो कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है और कैसे सोचना है? अगला सवाल JEE एडवांस 2012 में पूछता है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, PX बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, ठीक है, विच हैज़, अब लीस्ट डिग्री रखनी है वो रख लेंगे हम, पर किस कंस्ट्रेंट में? विच हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट x = 1 एंड लोकल मिनिमम एट x = 3। इस लाइन का मतलब आपको समझ आ रहा है? सुनना ध्यान से,
वो ये कहना चाह रहा है एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, जहाँ पर आपको ये पता है कि जो एफ डैश एक्स रहा होगा ना, जो एफ डैश एक्स रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। देखो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम मतलब क्या, मतलब 1 और 3 पर आपके एफ डैश एक्स के रूट्स हैं, मतलब 1 और 3 पर आपका जो एफ डैश एक्स है वो आपका क्या हो रहा है 0। पर बिल्कुल ऐसा हो ऐसी तो गारंटी मैं नहीं ले सकता ना, तो मुझे नहीं पता सर एग्जैक्टली ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसमें कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके रख लेता हूँ, जैसे कि लैम्डा। तो ऐसा कुछ होगा, लैम्डा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो पहले तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि एफ डैश एक्स ऐसा होगा। क्यों सर, वो समझो, लीस्ट डिग्री इंश्योर करनी है, बिल्कुल करनी है, और आपको पता है 1 और 3 उसके एक्सट्रीमा है, तो उस फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर मैं रूट्स ढूंढूंगा तो वो कौन कौन आएंगे, वो बस 1 और 3 ही होंगे। बात समझ आई क्या? तो इस तरीके से फंक्शन होगा। तो मुझे ये भी पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक है, तो एफ एक्स एक क्यूबिक ही होगा, क्योंकि लीस्ट डिग्री रखना है, छोटी से छोटी पॉसिबल डिग्री। तो मैं कहूँगा अगर एफ डैश एक्स के 2 रूट्स हैं तो एफ एक्स के कितने रूट्स होंगे, 3 ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो रूट्स के बारे में जानकारी मैं नहीं दे रहा, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि ये अगर क्वाड्रेटिक है तो एफ एक्स क्यूबिक ही रही होगी। क्या ये कॉमन कंक्लूजन समझ आ रहा है जिस पर हम बात कर रहे हैं? एक और उसने बात कही कि P1 जो है आपका, मतलब रियली सॉरी एफ एक्स नहीं, यहाँ पर फंक्शन जो है वो Px है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये जो है ये क्या है आपका, ये फंक्शन है P डैश एक्स है ना, मतलब ये P डैश एक्स है, Px हम निकालेंगे। 2 बातें और कही उसने, आपको P1 और P3 निकाल कर दे दिए, बिल्कुल सर कोई बुराई नहीं है। ये सारी बातें छोड़, मैं तो सर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके Px तक जाना चाह रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, ये P डैश एक्स है जिसे मैं थोड़ा और रीराइट करता हूँ। तो P डैश एक्स क्या मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स, देखो ज़रा ध्यान से, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस कितना 3। तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक बनेगा, देख रहे हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स कितना माइनस 4x और प्लस 3। अगर मुझे P डैश एक्स पता है तो थोड़ी बहुत मेहनत करके क्या Px तक पहुँचा जा सकता है। क्या करेंगे सर, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करने में 2 वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स को हटाने के लिए उसने थोड़ा डेटा भी तो दिया है, P1 6 दिया है, P3 2 दिया है, तो उसने हेल्प तो की है आपकी, बिल्कुल कोशिश कर लेते हैं। तो Px जो आ रहा होगा वो क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ P डैश एक्स, आप सुन रहे हो। तो अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो Px कितना आ रहा है वो सुनना, लैम्डा तो लैम्डा है, इसको नहीं छेड़ते, इसके अंदर वाले पार्ट पर बात करते हैं, उससे लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना सर हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 है ना। 4x का डिफरेंशिएशन कितना, 4x स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 से कैंसिल हुआ तो कितना माइनस 2x स्क्वायर, और 3 से लिखा तो कितना 3x, और इन सब में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इन सब में मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा। घबरा तो नहीं रहे हो। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बाकी है, तो वो मैंने लगा दिया c। तो मुझे अभी ये पता चल रहा है कि px कुछ ऐसा है। अच्छी बात है सर, px अगर कुछ ऐसा है तो क्या मैं p1 और p3 ट्राई करूं? बिल्कुल ट्राई करो सर। तो p1 कितना है सर, p1 6 है। अगर P1 6 है ना, जब मुझसे किसी ने कहा कि P1 6 है तो 6 विल बी, यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन है इसमें x की जगह 1 रखता हूँ, 1/3 माइनस 2 प्लस 3, 3 माइनस 2 कितना 1, तो 1 प्लस 1/3 ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका 1 प्लस 1/3 टाइम्स लैम्डा प्लस सी है ना। कोई परेशानी तो नहीं है। जब इसे सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या निकल कर आ रहा है, 3 प्लस 1 4/3, तो कितना आ रहा है 4 लैम्डा बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू 6। मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है ना। अच्छा, इसी तरीके से मुझे एक और बात कही गई थी सर, आपने ध्यान नहीं दिया, P3 उसने कहा था 2 है, उसने कहा था आपसे कि जो P3 है वो 2 है। इसमें थोड़ी ना मेहनत करवाएगा वो हमसे, ठीक है। P3 जब 2 है तो क्या निकल कर आएगा सर 3 है ना, तो 3 का क्यूब अपॉन 3, तो ये बचेगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी कितना, आई थिंक 9, 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 9 18, याद रखना 18 याद रहेगा। 3 स्क्वायर कितना 9, आप सुन रहे हो, बहुत बढ़िया सर, इसने तो मज़े कर दिए। मज़े कैसे कर दिए भाई, 9 इंटू 2 18, तो 18 माइनस 18 0, यकीन नहीं होता तो फिर से देख लो। 3 आपने रखा, मतलब मुझे लगा था समस्या बढ़ जाएगी पर आसान होगी। 3 क्यूब अपॉन 3, 3 स्क्वायर, ये भी 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 कितना 18, ये 3 स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18, और 18 माइनस 18 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ C। इससे तो बहुत बढ़िया बात होगी सर। इससे क्या पता चला हमें कि P3 जो 2 है वो होगा C कितना 2, क्योंकि जब 3 पास किया तो सिर्फ C बचा, तो C की वैल्यू मुझे 2 मिली। अगर मैंने C की वैल्यू 2 यहाँ पास की तो 2 यहाँ आ जाता है, तो 4 इज इक्वल टू
4 लैम्डा बाई 3। आप सुन रहे हो क्या? 4 से 4 कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3। तो मुझे दो वैल्यूज़ पता चली, क्या क्या सर? एक तो लैम्डा की वैल्यू 3 और एक सी की वैल्यू 2। आई रिपीट, एक तो लैम्डा की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2, जो कि अगर मैं यहाँ पास कर दूँ तो क्या मैं px लिख पाऊँगा? तो px जब पास किया तो लैम्डा की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो 3 यहाँ कैंसिल हुआ, तो ये कितना बचा? ये बचा एक्स क्यूब माइनस 3 यहाँ रखा, तो कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। 3 यहाँ पास किया तो कितना? 9x प्लस c की वैल्यू मैं मिस कर रहा हूँ, तो c कितना आ रहा था सर? c आपका आ रहा है 2। आई ऑल ओके विद दैट? वैसे px नहीं पूछा है उसने, पर फिर भी अब निकला है तो दे देते हैं आंसर, है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है? p-0। सर मुझे p-x पता है, बिल्कुल पता है, तो p-0 कितना होगा सर? p-0 होगा, ध्यान से देखना, बस x की जगह 0 रखना है, तो 0 0 -3 -1 3, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा। और लैम्डा कितना आ रहा था सर? अगर मैंने लैम्डा चेक किया तो लैम्डा था 3, है ना। तो 3 × 3 कितना? 9। और इस तरीके से मैं p-0 को क्या लिखूंगा? 9। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? किसी भी स्टेप में कोई डाउट कि हमने कैसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और सोचा और कैसे आंसर निकाला? बहुत मुश्किल तो नहीं है, कंफर्टेबली आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली प्रोसेस या मॉडस ऑपरेंडी क्या है। अगर यहाँ तक क्लियर है, मूव करते हैं आज के अगले सवाल पर और देखते हैं क्या वो कह रहा है। JEE एडवांस 2015 में ये आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन पूछता है, जहाँ वो काफ़ी कुछ लिख दे रहा है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझना, घबराना मत और अच्छे से नोटिस करना। मेरे ख्याल से ये वही आपका देखो वॉल्यूम और उन सब पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो एक एक करके चीज़ें देखेंगे। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, इज टू बी मेड फ्रॉम सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। तो उसमें कंडीशंस क्या क्या है वो सुनना। इट हैज अ फिक्स्ड इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम समझते हो ना आप? v मीटर मिलीमीटर क्यूब जो भी है ना। मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिक्स्ड इनर वॉल्यूम मतलब कुछ थिकनेस है इस शेप की। थिकनेस है, इसके कारण इनर वॉल्यूम है, और उस सॉलिड मटेरियल का अपना एक वॉल्यूम अलग है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इट्स लाइक आपकी थर्मस जैसी कोई वाटर बॉटल जो कि खुद अपने किसी मटेरियल से बनी होती है, तो उसकी अपनी कुछ थिकनेस है। वो ओवरऑल आउटर वॉल्यूम के कारण वॉल्यूम नहीं देखना है मुझे, ये देखना है उस मटेरियल को हटा के जो अंदर उसमें कुछ मैं डालूंगा, पानी या लिक्विड या गैस, तो वो कितना वॉल्यूम वहाँ डाला जा सकता है, वो उस इनर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। घबराना मत, बस ध्यान से सुनना। उसके पास 2 मिलीमीटर की थिक सॉलिड वॉल है, तो वो जो सिलेंडर है, वो जो वॉल है, जो सर्कुलर आपका लैटरल सरफेस है, वो 2 मिलीमीटर की वॉल है। एंड इट इज ओपन एट द टॉप, तो ऊपर से खुली हुई है। विजुअलाइज करेंगे, पर सुनना पहले। द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज अगेन सॉलिड सर्कुलर डिस्क। तो बॉटम में भी एक डिस्क लगी है और वो भी आपकी 2 मिलीमीटर की थिकनेस कैरी करती है। अब ध्यान से सुनना, ये अच्छे से इमेजिन करना, बहुत ध्यान सुनना। एंड द रेडियस इज इक्वल टू द आउटर रेडियस ऑफ द कंटेनर। वो क्या कहना चाह रहा है? जो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है नीचे जो सर्कुलर डिस्क है वो बड़ी है या छोटी है, वो डिस्क वैसी है जैसी आपकी वाटर बॉटल होती है। आप सुन रहे हो क्या? मतलब अगर मैं ये थोड़ा सा विजुलाइज कर रहा हूँ ना, ताकि अभी तक जो बातें पढ़ी उनको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ध्यान से सुनना। आपके पास कुछ एक ऐसा है शेप, और यही एक्सटेंड होकर कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। लेकिन इसी शेप में एक और चीज़ निकल कर आएगी कि आपके पास कुछ थिकनेस है इस शेप की। जब कुछ थिकनेस होती है ना, तो चीज़ें कुछ इस तरीके से निकल कर आती हैं। ये चीज़ें इस तरीके से निकल कर आएंगी और इसका ही रेप्लिका यहाँ पर भी मुझे दिखना तय है। आप सुन रहे हैं ये बात? चलो, इस तरीके से ये शेप बनेगा और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ इस तरीके से कि देखो भाई, एक पार्ट तो आपका यहाँ बनना तय है और इसी लाइन को रेप्लिकेट करते हैं यहाँ पर, तो ये पार्ट यहाँ पर बनना बिल्कुल तय है। और क्या? और बिल्कुल 2 पार्ट और दिखेंगे कि अगर आप यहाँ से इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर मिल रहा होगा, और यहाँ से अगर इसे एक्सटेंड करेंगे, बस 2 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, पर मैं चाहता हूँ आप ठीक से चीज़ें समझें, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ। तो इट इज़ बिहेविंग लाइक दिस। बट एक छोटा सा करेक्शन, और छोटा सा करेक्शन ये कि इसके पास अपनी खुद की एक थिकनेस है। मतलब जो नीचे मटेरियल है ना, जो नीचे मटेरियल है उसने कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पर ये हो रहा है ऐसा, ये जो बाहर वाली डिस्क है आपकी, वो अपने आप को रिपीट कर रही है इस तरीके से। उसकी अपनी भी कोई थिकनेस है, मतलब वो अपने आप को इस तरीके से रिपीट कर रही है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब नीचे जो मटेरियल है वो खुद अपना कुछ थिकनेस के साथ है। मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है। एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, तो ये जो थिकनेस है ना, इतनी जो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है 2 मिलीमीटर की, इतनी ही थिकनेस नीचे भी है। मतलब मैं तो ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग तो बहुत वीक है जनाब,
पर मैं समझाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वो थिकनेस मैं कैसे बनाऊँ, है ना। तो एक ट्राई और देते हैं ताकि आपको बात बन जाए और समझ आ जाए चीज़ें, ताकि हम अपने काम पर आगे लगें और चीज़ें सोचें, है ना। तो मान लेते हैं ये वो थिकनेस है, ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है क्योंकि यहाँ तो बना लूँगा तो बहुत ज़्यादा दिखेगी। ड्राइंग बहुत पुअर है मेरी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस आपको चीज़ें समझा दूँ। तो मान लेते हैं ये वो है ना। आप समझ पा रहे हो क्या? नीचे एक डिस्क है जिसकी अपनी कुछ क्या है, थिकनेस है। मतलब ये वो थिकनेस है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये वो थिकनेस है। आई होप आप चीज़ें विजुलाइज अब कर पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसकी भी अपनी एक थिकनेस है जो कितनी है, जो कि उतनी है जितनी यहाँ पर है ना। तो उतनी है जितनी यहाँ पर है, अगर वो मुझे दिखानी है तो लगभग इसको थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा और इस तरीके से थिकनेस ऐसे निकल कर आएगी। एवरीवन विद मी सो फार? और ऑफ कोर्स जो बेस है आपका, वो बेस क्लोज्ड है, तो उसमें ऐसा कुछ ओपन पार्ट नहीं है ना, उसमें कुछ ऐसा ओपन पार्ट नहीं है। रिपीट, एक सेकेंड दीजिएगा, उसमें कुछ भी ऐसा ओपन पार्ट नहीं है, तो इसको तो हम हटा देंगे, है ना। तो मैं फिर से इसको ले आता हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस दीजिएगा ताकि मैं चीज़ें ठीक से बस ड्रॉ कर दूँ और आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये ऐसे क्लोज हुआ और इसने ना यहाँ पर एक थिकनेस कंटेन की है कुछ इस तरीके से, उतनी ही जितनी है ना। तो बॉटम में वो क्लोज हो जा रहा है, बॉटम में कुछ और नहीं है। क्या आप बात समझ पाए? मतलब अगर मैं इसे यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे देखना, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, ये आपकी ख़त्म हो जा रही है ना। यहाँ पर ये पार्ट नहीं है, इसको बस ठीक से मैं बना दूं ताकि आप ना वो जो प्रॉब्लम है, ये थिकनेस वाला पार्ट एक्चुअली कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझें तो पूरा ठीक से समझें, बस मैं ये चाह रहा हूँ। क्या बात आपको समझ आ रही है कि एग्जैक्टली अब हम कहाँ जा रहे हैं और चीज़ें क्या देखना चाह रहे हैं? आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे चीज़ें हो रही हैं। क्या आप देख पा रहे हो थिकनेस के साथ ये कैसे बिहेव कर रहा है? एनी इशूज सो फार? मैं बस एक पार्ट देख लेना चाह रहा हूँ, अगर ये लाइन में हटा दूँ तो आप समझ पाओगे या नहीं, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने ये लाइन हटाई मान लो थोड़ी देर के लिए, और मैंने ये लाइन भी हटा दी मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या अब आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? एक सॉलिड कंटेनर जिसकी अपनी कुछ थिकनेस है और उतनी ही थिकनेस बॉटम की डिस्क की भी है, जितनी थिकनेस इसकी वॉल्स की है उतनी ही थिकनेस इस बॉटम की भी है। ये बात समझ आई क्या? ये कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा। अब क्या सर, अब अगर सोचा जाए है ना, यहाँ पर जो भी हमने वो बनाया था वो अब बनाने या ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब आओ काम की बात पर। अब क्या सर, देखो ध्यान से, इस तरीके से कुछ है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम देन द, तो वॉल्यूम मिनिमाइज करना है कंटेनर को बनाने वाला, ध्यान से सुनना। व्हेन द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इनर रेडियस को फिक्स किया। देन द वैल्यू ऑफ v अपॉन 250 पाई, सोच लेंगे पर कैसे, उस पर सवाल आ रहा है। तो एक एक करके ट्राई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो इस शेप में कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ कि सर इनर रेडियस और हाइट निकाल लेता हूँ ताकि मैं चीज़ें वहीं से शुरू करूँ, है ना। तो अगर मैंने इनर रेडियस जो है ना, इसकी मानी, ये लेट्स से कितनी है r, और इसकी हाइट जो मैंने मानी वो लेट्स से कितनी ले ली है h, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इनर रेडियस मान ली r और इसकी हाइट मान ली h। इनर रेडियस और हाइट अगर मुझे पता है तो इसका इंटरनल वॉल्यूम मुझे पता है क्या? देखो, इसका इनर वॉल्यूम जो होगा, जो कि उन्होंने कहा है v, वो मेरे लिए कितना होगा? वो मेरे लॉजिक से होगा v कितना भाई, पाई r। देखो, एक डिस्क जो होगी ये, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और वो कितनी हाइट तक गई? h हाइट तक। एंड ऑफ कोर्स h हाइट में ध्यान रखना, इस h हाइट को लेकर कंफ्यूज मत होना। ये h हाइट कहाँ तक है वो मैं ठीक करता हूँ। ये h हाइट यहाँ तक है, आप समझ रहे हो? क्योंकि नीचे तो आपकी कुछ डिस्क है, आप सुन रहे हो, नीचे तो ये आपकी डिस्क है ना ओवरऑल, नीचे जो यहाँ पर है वो आपकी एक डिस्क है, सुन रहे हैं आप लोग। तो ये h हाइट यहीं तक है, अगर आप देख पा रहे हो तो। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्योंकि जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही विड्थ इसकी भी है, उतनी ही थिकनेस यहाँ पर भी है। विजुलाइज प्लीज यहाँ से करना। तो यहाँ जो नीचे कुछ थिकनेस की डिस्क है उससे ऊपर तक, यहाँ तक कि आप पानी भर पा रहे हो या वॉल्यूम यूज कर पा रहे हो। तो जो h है वो इतना है, माइंड एवरीवन। तो ये कितना आ जा रहा है? ये आएगा आपका पाई आर स्क्वायर h। कोई परेशानी इस बात को लेकर? अब आगे क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पूछा गया है, उन बातों पर एक एक करके बात करते हैं। मुझे बताओ, एक सिंपल सा काम बताओ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ मटेरियल मान लिया है ना, जैसे मेरे पास ये जो मटेरियल है, जो ओवरऑल मटेरियल है, ये जो थिकनेस का एक मटेरियल है, ये ऐसा कैसा अंदर तक पूरा लगा हुआ है, आप समझ पा रहे हो ना। ऐसा अंदर भी, यहाँ भी वो मटेरियल होगा, यहाँ भी होगा, 3D में आप समझ पा रहे हो। और ऐसा कैसे यहाँ पर भी वो मटेरियल है, ये पूरी डिस्क में वो मटेरियल ही मटेरियल भरा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। बेस है और ऐसा कुछ चीज़ें निकल कर आ रही। तो ये पूरा जो मटेरियल है ये कोई ना कोई एक किसी ना किसी तरीके का मटेरियल है।
इस मटेरियल का अगर मैंने कुछ वॉल्यूम मान लिया, मैंने अगर इस मटेरियल का कुछ भी वॉल्यूम माना, जैसे कि मैं मान लेता हूँ उस मटेरियल का वॉल्यूम m है, अब सुनना, तो उस मटेरियल का जो वॉल्यूम है शेलाई से, वो वॉल्यूम क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस जो इसके अंदर का इनर वॉल्यूम है वो। आप सुन रहे हो क्या? परेशान तो नहीं कर रहा हूँ मैं चीज़ों को लेकर, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा बाय द वे वो थिकनेस कितनी है? वो थिकनेस है 2 मिलीमीटर। अगर वो थिकनेस है 2 मिलीमीटर, मतलब क्या पता चला मुझे, आउटर रेडियस पता चली। आप सोच पा रहे हो क्या आउटर रेडियस कितनी होगी? सर जो आउटर रेडियस होगी वो हो जाएगी आपकी r+2। सुन रहे हो क्या? क्योंकि अगर इनर रेडियस r थी तो बाहर वाली रेडियस 2 ऐड कर दी तो r+2। अच्छा, मुझे टोटल सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी क्या? आई होप आप मेरी अब इस बात से एग्री करते हो कि हाँ सर, जो टोटल हाइट होगी वो होगी h+2, क्योंकि अगर इस इनर सिलेंडर जो अंदर वाले पार्ट को देखा, अगर उसकी हाइट h थी तो बाहर वाले पार्ट की h+2 मिलीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से अब मटेरियल का अगर मैंने वॉल्यूम निकाला, तो पहले तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, पूरे टोटल सिलेंडर का, तो सर वो होगा पाई r², लेकिन r अब कितना है, r+2² इंटू हाइट जो कि कितनी है h+2। अगर इसमें से मैं इनर सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि कितना है भाई, जो कि है पाई r²h, तो शेलाई से जो अब मेरे पास जो ये m बचेगा वो आपका ये मटेरियल है, जितना भी मटेरियल इसमें लगा हुआ है वो आपका ये m है। इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, एवरीवन विद मी ऑन दिस, इसमें तो कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक छोटी सी गलती आप कर रहे हो सर, छोटी सी गलती ये कर रहे हो, मैं इसमें छोटा सा करेक्शन करता हूँ। मैंने यहाँ पर ये डिस्क की थिकनेस को कंसिडर नहीं किया है ना, तो एक्चुअली ये कैसे जाएगा वो समझाता हूँ। एक सेकेंड ना, छोटा सा करेक्शन है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये तो एक डिस्क है ना, मतलब ये तो एक सिंपल सी डिस्क है जिसमें कुछ भी खाली स्पेस नहीं है। जैसे यहाँ तक तो फिर भी ये थोड़ा खाली था, लेकिन यहाँ पे तो पूरा बेस आपका सॉलिड है। आप समझ रहे हो क्या? थोड़ा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना। तो सर जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना इस पूरे कंटेनर का, तो वो क्या आएगा वो सुनना। आप जब आउटर सिलेंडर कंसिडर करोगे तो हाइट h ही लेना। क्यों लेना वो सुनना। जब आप आउटर सिलेंडर कंसिडर करोगे तो हाइट होगी पाई r+2 रेडियस का स्क्वायर इंटू h। अब इसमें आप कौन सा वॉल्यूम ऐड करोगे? आप मटेरियल का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो, तो टोटल वॉल्यूम में जो नीचे वाली डिस्क है उसका वॉल्यूम क्या होगा वो सुनना। नीचे वाली डिस्क इज लाइक एक पूरा सॉलिड सिलेंडर। उस सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये भी कितनी थी, 2 मिलीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 मिलीमीटर। और ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो पूरा पूरा भरा हुआ है, जिसमें कुछ भी गैप या खाली नहीं है। आप समझ रहे हो ना, इट्स लाइक एक डिस्क। और इस डिस्क की हाइट है 2 मिलीमीटर और इस डिस्क की रेडियस है कितनी जनाब, आई होप आपको दिख रही है। इस डिस्क की रेडियस है आपकी r+2 मिलीमीटर। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ किसी भी बात से। तो ओवरऑल ये जो कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा? सर इसका वॉल्यूम रहा होगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ, पाई r कितना है सर, r है आपका r+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट है 2। इस पूरे टोटल वॉल्यूम में से मैं कौन सा अपना वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा? जो इनर आपका था, जो अंदर वाला जो छोटा सा खाली हॉलो स्पेस था, वो हॉलो स्पेस का वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट करूंगा। दैट विल बी पाई r²h। आई होप मेरी किसी भी बात ने कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है। और आप ये मटेरियल का वॉल्यूम हम कैसे निकाल रहे हैं समझ पा रहे हो कि हमने कैसे एक बार सिर्फ h हाइट तक कंसिडरेशन लिया, एक बार हमने वो 2 मिलीमीटर हाइट ली क्योंकि वो अंदर वाली आपकी सबसे नीचे वाली डिस्क है, और इस तरीके से मैं इस मटेरियल के वॉल्यूम को किसी ना किसी तरीके से लिख पा रहा हूँ r और h की टर्म्स में। आर यू ऑल ओके विद दैट? मैं ऑफ कोर्स m को तो डिफाइन करूंगा, पर यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से मुझे r और h में से कोई भी एक चीज़ दी गई है या कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाऊँ मैं, जिससे मैं h को फाइनली एलिमिनेट करके कुछ ना कुछ सोच पाऊँ। आप ये बताओ इस पूरी प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? सर देखो पहले तो m, ध्यान से देखो उसने क्या मैक्सिमाइज करने को कहा, सॉरी मिनिमाइज। द मटेरियल यूज टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम, तो मुझे m को मिनिमाइज करना है, मतलब m को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें देखो मुझे h और r दोनों दिखे ना, दोनों पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हाइट भी डिसाइड होगी और रेडियस भी डिसाइड होगी, तो मुझे कुछ एक वेरिएबल रखना है, क्योंकि मैं दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, h को रिप्लेस कर देता हूँ और r में पूरी इक्वेशन रखता हूँ, क्योंकि r थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, तो r से नहीं छेड़ते, बस h को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस बीच एक और छोटी सी बात, क्या वो सुनना। इस बीच एक छोटी सी, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, क्योंकि रेडियस कम ज़्यादा होगी या हाइट कम ज़्यादा होगी तो कैसे जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो कम ज़्यादा होगा, ये बात आप समझ पा रहे हो है ना। मुझे यहाँ पर ये पता है सर, जो आपका V है, जो आपका इंटरनल वॉल्यूम है V, वो कितना लिखा हुआ है वो सुनना। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो V जब लिखा हुआ है पाई r² h, तो मैं h को ये लिख सकता हूँ क्या,
एच को मैं लिख सकता हूँ क्या v अपॉन पाई आर स्क्वायर, आप सुन रहे हो क्या? अगर मैं h की वैल्यू ये यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, चीज़ें सिंप्लीफाई होकर देखता हूँ, तो मुझे कुछ मिलता है क्या? नोटिस करना, ध्यान से देखना, मैं m पर बात कर रहा हूँ। देखो m क्या है, पहले m को सिंप्लीफाई करते हैं। m को जब सिंप्लीफाई किया तो देखो सर यहाँ पाई और यहाँ पाई है, पाई तो ओवरऑल है सब में, है ना। इवन यहाँ पर पाई r+2 का होल स्क्वायर है, ठीक है सर। और मुझे क्या दिखना है, हाइट जो है वो h+2 है, ठीक है सर। तो टेक्निकली हमने जो शुरू में किया था वो सही किया था मेरे ख्याल से, जब मैंने लिख दिया था पाई टाइम्स r+2 टाइम्स h+2, है ना, मतलब पाई टाइम्स r+2 का स्क्वायर टाइम्स h+2। लकीली वो और ये मेथड सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या करने चाह रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कौन सा तरीका सही रहेगा, क्योंकि इवेंचुअली h को रिप्लेस करना है। मैं पहले h को रिप्लेस कर दूँ क्या, या पहले यहाँ से पाई r+2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, है ना। चलो ऐसे ही करते हैं, पाई टाइम्स r+2 का स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो अंदर जो बच रहा है वो सिर्फ h+2 बच रहा है, ठीक है। वो सिर्फ क्या बच रहा है, h+2। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, h+2। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? अच्छा, यहाँ पर क्या दिख रहा है वो देखना सर, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर तो सीधा पाई आर स्क्वायर एच ही दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे जो समझ आ रहा है वो ये कि सर h को रिप्लेस करते हैं, आर स्क्वायर को नहीं छेड़ते, अभी देखेंगे क्यों नहीं छेड़ना है, वो बात समझेंगे, है ना। तो मैंने पाई ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो m जो आता है वो पाई आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर दिख रहा है r+2 का स्क्वायर, और h को रिप्लेस किया तो h+2 कितना हो जाएगा, h+2 v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई, ये आपका आ जाता है v अपॉन पाई आर स्क्वायर +2, है ना, माइनस पाई आपने कॉमन लिया, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ही, और h कितना है सर, h है आपका v अपॉन पाई आर स्क्वायर। कुछ समझ आ रहा है जो मैं करना है, कहना चाह रहा हूँ? और अब देखना ज़रा ध्यान से एक एक स्टेप को, देखो इससे अभी कुछ नहीं छेड़ते, इसे अभी सिंप्लीफाई करेंगे। उससे पहले सर ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है क्या। अच्छा अब सुनना, इवन पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई हट जाएगा, जो मैं कर लूँगा। मेरे दिमाग में बस ये लड़ाई चल रही है कि मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ या ऐसा ही रहने दूँ, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करूँगा तो और बातें बिगड़ेंगी, है ना। तो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, जो होगा समझेंगे, है ना, बाद में देख लेंगे। तो जो m बन रहा है फाइनली वो क्या बन रहा है वो सुनना, वो बन रहा है r+2 का होल स्क्वायर टाइम्स, है ना, v प्लस, इसे मैं ऐसा लिख लूँ क्या, 2 पाई, कुछ फ़ायदा होगा मत करो, है ना, ऐसे ही रख लो, v अपॉन कितना, v अपॉन पाई आर स्क्वायर +2, ये कुछ दिख रहा है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होकर आ जा रहा है पाई। जब पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, v। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं m को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल वॉल्यूम आपका जो है वो अलग चला जा रहा है, पाई आपका कांस्टेंट है, r पर चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो मैं निकालने जा रहा हूँ dm/dr, कर सकते हैं ना, चलो करते हैं, ध्यान से देखना। जो हमने निकाला dm/dr, क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी आपसे आर पर ही चीज़ें पूछी। देखो आप क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपकी जब इनर रेडियस कंटेनर की 10 मिलीमीटर है तब वॉल्यूम पर वो सारा ऑपरेशन करवा रहा है, तो इनर रेडियस पर आना है, तो रेडियस रिप्लेस करेंगे, तो देखेंगे क्या होता है, देखना ध्यान से। dm/dr एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले तो पाई है, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दें, बिल्कुल लगाओ। तो इसका डेरिवेटिव निकाला तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, है ना, कितना r+2, और r+2 का डेरिवेटिव 1, और इससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, v अपॉन पाई आर स्क्वायर, v अपॉन पाई आर स्क्वायर +2। घबराना मत, बस ध्यान से देखना चीज़। फिर क्या, फिर सर आप एक छोटा सा काम और करोगे, अब आपने प्रोडक्ट रूल लगाया है तो अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, इसे एज इट इज रखोगे, तो प्लस पाई टाइम्स r+2 स्क्वायर तो दिखेगा, पाई टाइम्स r+2 स्क्वायर। यहाँ इसे जब डिफरेंशिएट किया तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, v अपॉन पाई तो आएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव जो मुझे देगा वो देगा माइनस, अब देखो ना आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो आर की पावर -2, तो -2 आर की पावर -3, यानी -2 अपॉन आर क्यूब। -2 आ जाने से शेलाई से मैं -2 यहाँ लगा सकता हूँ क्या, तो -2 आ जाता है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ही मैं आर क्यूब लिख देता हूँ। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और एक छोटा सा काम, क्या कि यहाँ पर आपको v अपॉन पाई भी दिखेगा, तो v अपॉन पाई जब दिखेगा तो ये पाई मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ v, तो कितना हो जाएगा 2v। किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट? और ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाना है, 0। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन होपफुली, आई होप नहीं है, एक एक चीज़ समझ आ रही है अच्छे से, है ना।
कॉमन वॉमन लेना है तो ले लो, पर मेरा कहना है dm/dr ये आया। अब सुनना ध्यान से, अब बहुत गौर से सुनना। उसने ये कहा था कि आपका जो मटेरियल का वॉल्यूम है, आपका जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है। कब? जब आपकी इनर रेडियस है कंटेनर की वो 10 मिलीमीटर है, यानी जब r आपका 10 है, जब r आपका 10 है तब आपका dm/dr 0 है। सुनिएगा ध्यान से, आपका dm/dr 0 है जब r कितना है 10, है ना। उसके अकॉर्डिंग कुछ तो पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर r की वैल्यू 10 में रिप्लेस करता हूँ तो देखो 2 पाई, 10 + 2 कितना 12, है ना। तो 12 × 2 कितना 24 पाई। सुन रहे हैं आप लोग? फिर क्या यहाँ पर देखा जाए तो r की वैल्यू 10 रिप्लेस की तो 100, है ना। तो v/100 पाई + 2। सुन रहे हैं आप लोग? ये क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर प्रोडक्ट में ही था ये, बिल्कुल सही। v/100 पाई + 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा v/100 पाई + 2। गौर से सुनते जाइएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझना। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर तो कुछ होना जाना है नहीं, तो मैंने r की वैल्यू सिंपल से क्या रिप्लेस करूँगा 10। जब 10 रिप्लेस किया तो 10 + 2 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का डबल 288, तो 280 टाइम्स v, है ना, 288 टाइम्स v। तो ये तो कुछ ऐसा आ जा रहा है। और डिनोमिनेटर में अगर देखा तो r का क्यूब, यानी किसका क्यूब, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है 1000। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले तो इतनी सारी बातें ये जो लिखी हैं ये समझ आ रही हैं, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट तो नहीं है। अगर यहाँ से मैं फाइनली v की वैल्यू फिगर आउट कर पा रहा हूँ तो कोशिश करते हैं। देखो मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, v। सोचते हैं सर, सबसे पहले ना मुझे जो सबसे अच्छा काम दिख रहा है वो ये कि अब बहुत नाटक हो चुके हैं, अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इस वाले पार्ट को ना रिजॉल्व कर लो। तो रिजॉल्व करने की अगर कोशिश की जाए तो 24 पाई को अंदर पुश किया तो कितना हो रहा है वो सुनना। ये हो जाएगा 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 24/100 यानी 12/50 यानी 6/25। सुनना, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, है ना, v × 24 पाई अपॉन कितना 100 पाई प्लस कितना 2 × 24 यानी कितना 48 पाई। और यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें सिंप्लीफिकेशन है क्या, काफ़ी है। देखो ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 का 288 कितना टाइम्स, देखो 4 का 28 7 टाइम्स और 4 का 8 2 टाइम्स। कुछ गलत तो नहीं किया, है ना। यहाँ पर 4 से देखा तो 4 का 10, आई होप आपको दिख रहा है 250 टाइम्स, 1000 के हाफ का हाफ, है ना। इवन इसमें भी स्कोप है क्या, थोड़ा है, जैसे कि क्या 2 से कैंसिल करो, है ना। तो 2 से जब कैंसिल किया, 2 के बाद ये 3 से नहीं हो रहा है ना, तो बस 2 से ही कर सकते हैं, कर लेते हैं। 2 से किया तो ये कितना 36 और ये कितना 2 125। सुन रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से 36v/125 दिखेगा होपफुली। सो दिस इज 36v/125। ठीक है सर। अब क्या दिख रहा है सर, और नोटिस करना, ये पाई से ये पाई कैंसिल, यही मैं कहना चाह रहा था आपसे। 24 और 100, 24 कितना 12 और 50, 6 और 25, तो ये 6 और ये 25। तो ओवरऑल जो कहानी अभी मुझे मिल रही है वो मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूँ। देखो मैं 48 पाई को उधर पुश करता हूँ और इसे इधर ले आता हूँ, यह ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वाले पार्ट को बस उठा के उधर रख दो। तो देखना 36v/125 तो है ही, क्या लिखा हुआ है 36 टाइम्स v/125। और क्या दिख रहा है सर 6v/25 पाई, ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 6v/25, है ना। ये लिखा है क्या, पाई तो ऑफकोर्स कैंसिल हो चुका है, तो 6v/25 इज इक्वल टू 48 पाई, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 48 पाई। अब सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर 125 लाना चाहता हूँ। आई थिंक 25 का 5 टाइम्स होता है ये, आई रिपीट 25 का 5 टाइम्स 125 होता है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 6 कितना, 5 × 6 30, और 25 का 5 टाइम्स कितना होता है, आई थिंक 125, तो यहाँ पर आ गया 125। क्यों किया समझ आ रहा है ना। अब 125 वहाँ जाएगा और 6 और 36, मतलब 36 और 30 का डिफरेंस कितना 6v, तो 6v इज इक्वल टू 48 × 125 × पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जो बातें लिख रहा हूँ उनसे। अब देखो ज़रा ध्यान से, 6 का 48 कितना टाइम्स, आई थिंक 8 टाइम्स। तो फाइनली जो मुझे वॉल्यूम मिल रहा है वो कितना आ रहा है, ये वॉल्यूम आपका वॉल्यूम है v, इंटरनल वॉल्यूम। ये निकल कर आ रहा है 125 का 8 टाइम्स। अब ऐसे सोचो 100 का 8 टाइम्स 800,
25 का 8 टाइम्स, 25 का 4 टाइम्स होता है 100, 25 का 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 200, तो 800 प्लस 200 1000 है ना, तो कितना हो जाएगा 1000 पाई। मुझे v की वैल्यू कितनी मिल रही है सर? मुझे v की वैल्यू मिल रही है 1000 पाई। अगर मुझे v की वैल्यू मिल रही है 1000 पाई तो क्या मैं अपने आंसर तक आ सकता हूँ? सर शायद मैं आ सकता हूँ। जब v निकल कर आया है आपका 1000 पाई, तो आप मुझे बताएंगे 1000 पाई को 250 पाई से अगर डिवाइड किया तो वैसे तो दिख जाना चाहिए। आप अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो ये लिखकर नहीं समझाना चाहिए। मेरे ख्याल से पाई से पाई कैंसिल, 250 का 1000 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो इस तरीके से मैं क्या कहूँगा कि अपना इस क्वेश्चन का जो आप आंसर मार्क करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 4। और कैसे आया उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप एक सॉर्टेड सी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हमने रखने की कोशिश की, जिसे हमने इस तरीके से समझा। आई होप कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं आई। क्वेश्चन ठीक से समझा, चीज़ों को वर्कआउट किया, डिफ्रेंशिएट करने में घबराना मत, स्टेप बाय स्टेप लिखना, आंसर आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। कोई डाउट, कोई हेजिटेशन? आई होप आप समझ पा रहे हो कि हम कैसे अपने IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जारी रख रहे हैं। कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो, 5 चंक्स में पूरी प्रिपरेशन डिवाइडेड है और इसके 2 पार्ट्स लगभग आपके कंप्लीट हैं। कोऑर्डिनेट हो चुका है, कैलकुलस की वर्ज पर हमें 4 चैप्टर्स और आपके बाकी हैं। इसके बाद ऑफकोर्स 3 और यूनिट्स यानी 3 और चंक्स आपके होंगे। कंसेप्ट, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस और आपके PYQs, इस तरीके से हम इसे करते हैं। आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो ये, रेगुलरली लेक्चर्स देखिए, कंसिस्टेंट रहिए, मिस मत करिए कोई भी लेक्चर, और नोट्स बनाइए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप खुद अपने अंदर वो कैलिबर, वो पोटेंशियल डेवलप होता हुआ देख पाएंगे। ये तैयारी बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।